आप बीजेपी से हमला शुरू तब किए जब आपको जाट गैर जाट हरियाणा में किया, दलित मुसलमान जाटों की, गुज्जर की, उसको आपने तोड़ दी। ये जाट सबसे बड़ा दुश्मन है कॉमन मैन का और आम आदमी का, और आपको शिखंडी बना दिया। लोकतंत्र बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए आंदोलन तो बहुत क्लियर है भाई कि हम एक नई आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत के 120 करोड़ लोगों की आज़ादी, 10 करोड़ लोगों को जीने की राइट है, लेकिन उसके बाद 120 करोड़ लोग जानवर से बदतर जिंदगी जीते हैं। तो ये 180 लोगों की कुर्बानी हो चुकी है। लाठी गोली चल रही है हमेशा, लाठी गोली चल चुकी है। अब बम बारूद भी चलवा रहा है। क्रिमिनल को पैदा इन्होंने किया है। अब क्रिमिनल को पैदा करते हो, आतंकवादी हमें ही कहते हो, किसानों को कहते हो, मेरे माँ बाप को कहते हो। जब 180 लोग मरे तब सेलिब्रिटी लोग की चिंता नहीं थी। हम शिमला से ज़्यादा ठंडों में हमारी माँ बहन बच्चे ने यहाँ बिताया। गोली हम पर चलाई, गोली खाए हमने, हमारे बच्चे 25 साल के गोली खाए। आज भी आप हमको आतंकवादी कहते हो, ये कैसे संभव? बैरिकेडिंग भी आज दोबारा से बढ़ा दी गई है। भैया अच्छी बातें हैं। इनको जितना चीन और पाकिस्तान का सारा सैनिक यहीं ले आए। अब इनके नज़र में सिर्फ किसान आतंकवादी हैं और कोई आतंकवादी नहीं है। लड़ाई साफ है, लड़ेंगे मज़े में और बहुत ताकत के साथ लड़ेंगे। सर 75 दिन बाद बहुत आगे बढ़ेंगे। पूरा बिहार, पूरा बंगाल, झारखंड साथ में है। सर 75 दिन बाद और हम लोग सड़कों पर हैं। ये जितना तंग करेंगे, जितना गोली चलाएंगे, जितना बारूद, उतना देश खड़ा होगा। आज पूरी दुनिया किसानों के साथ खड़ी है। हमें गर्व है इन गाजीपुर बॉर्डर पर, नमस्कार, हमें गर्व है हर परिस्थितियों में सिंधु बॉर्डर पे, टिकारी बॉर्डर पे, भारत के किसानों पे, और वो लड़ाई लड़े। काला कानून में काला क्या है? वो उसके खुद ही उनसे पूछो नोटबंदी, जीएसटी का क्या हुआ, उनसे पूछो काला धन का क्या हुआ, उनसे पूछो गंगा नमामि मिशन क्या हुआ, जीएसटी का क्या हुआ, उनसे पूछो कोरोना वायरस का क्या हुआ, मजदूर एक्ट का क्या हुआ, उनसे पूछो स्वच्छता का क्या हुआ, जनधन की 180 लोगों को मार के खून की खेती नहीं कर रहे हो, बम चलवा के खून की खेती नहीं कर रहे हो, डरे हुए समय में कांग्रेस करती है भैया। पूरा देश नफरत में बांटे हुए हो, हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, दलित गैर दलित। फिर आपने गाली दिया पटेल गैर पटेल को, मराठी गैर मराठी, जाटों पर आपने प्रहार कर दिया, जाट गैर जाट कर दी, सिख गैर सिख कर दिया। नफरत और जाति के आधार पर पूरा देश बांट रहे हो और कर रहे हो, नहीं करते हो। आपसे ज़्यादा खून किसने लथपथ किया है? इतिहास है आपका। मैं आपको एक बात बता दें, आप बीजेपी से हमला शुरू तब किए जब आपको जाट गैर जाट हरियाणा में किया। आपको जब अलग थलग किया बीजेपी ने, तब आपको लगा कि जाटों को सबसे ज़्यादा किसी ने खतरनाक खेल खेला। पहले पटेल गैर पटेल, सुनो, तब मराठी गैर मराठी, पहले सबसे पहले हिंदुस्तान में हुआ हिंदू मुसलमान, जिसमें आपने क्या किया कि उत्तर पश्चिम और हरियाणा की जो एकता थी दलित मुसलमान जाटों की, गुज्जर की, उसको आपने तोड़ दी बीजेपी के साथ आके। नहीं तो आप लोग बहुत ज़्यादा पहले एक थे। चौधरी चरण सिंह साहब के साथ हम लंबे रहे, उनके साथ हम, देवीलाल जी के साथ हम ग्रीन ब्रिगेड के अध्यक्ष हुआ करते थे। हम जयप्रकाश दोनों साथ करते थे। हम 89 में MLA बने। अमेरिका से लौटे हम लोग तो दूसरा कोई काम ही नहीं था हम लोग तो। तब हमको याद है, देखो, जाट, गुज्जर, जादव, राजपूत, इसको समझो, इसकी हिस्ट्री को चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, उसके पहले इन लोगों ने शुरुआत की, इसको इक्वल किया। अब बाद में बीजेपी ऐसा हो गए जिसका हिसाब नहीं, ऐसा आपने कर दिया जिसका हिसाब नहीं। नतीजा हुआ कि आपको ऐसी मार मारा इसने हरियाणा में कि आपको किसी का लायक ने आपको दुश्मन बना दिया कि ये जाट सबसे बड़ा दुश्मन है कॉमन मैन का और आम आदमी का। सिर्फ ये अपनी बात करता है और आपको शिखंडी बना दिया। अब तो देश के भी बना दिए। आप सुनिए ना, नहीं, देश के ये नहीं बना सकता। उसके बाद जाट गैर जाट के बाद ये सिख गैर सिख की लड़ाई शुरू कर दी। बंगाली गैर बंगाली की लड़ाई अभी आप शुरू किए हुआ है, बंगाली वर्सेस गैर बंगाली। आप इसको समझो, देश को इसने कैसे कैसे बांटा है, इसको समझने का प्रयास करो। ईवीएम जब तक रहेगा तब तक आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। ईवीएम की लड़ाई लड़ो, नरेंद्र मोदी जी कल चले जाएंगे, इसको आप समझ।
पहली बार फिर आपने एक बड़ी एकता कायम की, जाटों की, मुसलमानों की, दलितों की, गुजरों की। यह एकता बरकरार रह गई ना तो यूपी भी इतिहास लिख देगा, भारत भी इतिहास लिख देगा। इसको आप लिख सारे, मैं आपको सच कह रहा हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है जो आपने बताया। अभी मैं यूँ कहता हूँ कि जो हमारे यहाँ कल परसों भी बात हो रही थी, वहीं बिहार से मधुबनी से आए थे विधायक, तो उन्होंने बताया, तो मैं यही कह रहा था, ये एग्रीकल्चर ट्राइब्स हैं यहाँ, हम खेती के लिए ही इकट्ठे होते हैं। भैया मेरे आपके यहाँ से तो स्थिति ये है कि आप 3 एकड़ से ज़्यादा भी आपके पास खेत है, वहाँ तो स्थिति 3 एकड़ से नीचे की खेत नहीं है। आपके यहाँ आप कभी कभी 1800 या 1600 1700 दाम ले भी लेते हो। बिहार में तो 1150 कभी क्रॉस नहीं किए हम। इस बार तो मक्का हम भी 900 बेच रहे हैं। दिक्कत यह, इस बार मक्का हमारी भी 900 बिकी है। अब आप ये बात सोचो ना, नहीं एक बात पहले ये सोचो कि भारत में 63 फसल है और 21 फसल पे ही न्यूनतम मूल्य लागू है और एमएसपी मात्र 5-6 फसल पे लागू है। इसको ऐसे समझो। अब बिहार में तो 2 फसल पर भी एमएसपी नहीं है, यहाँ तो 5-6 फसल भी है भारत में, बिहार में तो वो भी नहीं है जनाब। नहीं, और इतनी आप काला अंधेरी की बिहार में जनवरी से शायद शुरू होती है पैक्स की खरीद, और वो भी कितना 20%। हाँ, अगले बार 73 लाख क्विंटल गेहूं हुआ। अब 73 लाख क्विंटल गेहूं में आपको आश्चर्य होगा जनाब, 3000 किसान के गेहूं खरीदे गए, वो भी 1150-1200। उसके बाद किसी के गेहूं नहीं खरीदे गए, सब 800, 900, 750, 950, 10 से आते आते सारे गेहूं को हम लोगों ने बाजार में बेच दिया। पहले तो इफको भी था, क्रिप्को भी था पंचायत में, पहले तो खाद बीज भंडारण भी था जहां पर आप क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ बीज ले लेते थे। लेकिन अब तो आपके पास ना तो खाद बीज भंडार है, ना इफको है, क्रिप्को है, आप तो बाजार में जाके लेते हो। उसकी क्वालिटी क्वांटिटी कैसा ये आप तय भी नहीं करते हो। फसल बर्बाद होगा, खाद सही है या नहीं है, गुणवत्ता है नहीं, इसको कौन देखने को तैयार है। किसानों की स्थिति, आप जो बड़ी बड़ी बात कुछ लोग करते हैं, जवान तो पैसा ले लेता है, उसको पेंशन भी मिलता है, मरने के बाद उसको पैसा भी मिलता है। किसान मरे तब पैसा नहीं, पेंशन नहीं, तनख्वाह नहीं, जिंदा रहे तब नहीं। खेत के आर पर साइक्लोन आ जाए तब किसान मरेगा, बाढ़ आ जाए तब मरेगा, सुखाड़ आ जाए तब मरेगा, धूप बढ़ जाए तब मरेगा, बीज खराब हो जाए तब मरेगा, खाद खराब हो जाए तब मरेगा, बाजार अपनी कीमत हो जाए तब मरेगा। तो किसान तो हमेशा मरता है, ना तो उसको पेंशन मिलता है, ना तनख्वाह मिलता है। तो किसान से बड़ा और मजदूर से बड़ा क्रांतिकारी कौन है दुनिया में, इस देश में? जवान तो तीसरे नंबर पे आएंगे। हम आज आप बहाली बंद कर दो, एक को किसी का बेटा जाएगा, बहाली होगी। तो हमारे साथ थे पप्पू यादव, जो बिहार से चल करके यहाँ समर्थन देने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुँचे थे और पूर्व में सांसद रहे हैं और दबंग नेता हैं बिहार के। तो आज उन्होंने जिस प्रकार से बेबाकी से अपनी बात रखी है, उससे स्पष्ट है कि लड़ाई जो है वो आर पार के मूड में है। जिस प्रकार से कल कृषि मंत्री का बयान लोकसभा में आया था, कृषि मंत्री ने कहा था कि कांग्रेस जो है वो खून की राजनीति करती है। पप्पू यादव ने बड़े मुखर होकर के उस बात को कहा कि 180 किसानों की जान अब तक जा चुकी है। ये स्पष्ट है कि खून की राजनीति कौन करता है। मैं राहुल नागपाल, तमाम बहुजन मीडिया के साथ गाजीपुर बॉर्डर।